आज की जो क्लास है उसमें हम लोग इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 पढ़ेंगे जिसका नाम है लीजेस। फर्स्ट पैरा में मैंने बताया है कि लीज का डेफिनेशन क्या है, किसको लीज बोलेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये लीज है। द आंसर इज वेरी सिंपल, इट्स ए कॉन्ट्रैक्ट दैट कन्वेज द राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ एन असेट, जिसको हम लोग राइट टू यूज बोलेंगे, फॉर एन अग्रीड पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन। कहने का मतलब है कि अगर लेसर जो उस असेट को ओन करता है वो अगर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसी और को यानी कि लेसी को अपनी असेट को यूज करने का अधिकार देता है फॉर एन अग्रीड अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, तो हम लोग बोलेंगे दैट कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीज कॉन्ट्रैक्ट। प्लेन टेक्स्ट में अगर बोले ना तो रेंटल एग्रीमेंट को लीज कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है, भाड़ा का एग्रीमेंट इज लीज। तो ये समझो कि लीजेस में दो पार्टी होंगी, एक लेसर एक लेसी। लेसर वो बंदा है जो अपनी असेट का राइट ऑफ यूज किसी दूसरे को दे रहा है और उसके बदले लेसी लेसर को कुछ पैसे दे रहा है, और लेसी वो बंदा है जो उसकी असेट को यूज करने का अधिकार चाहता है, उसको असेट यूज करने का है, उसको यूज करके कुछ भी प्रोडक्शन कुछ भी करने का है, और वो लेसर को कुछ पैसे दे देगा यू राइट ऑफ यूज के अगेंस्ट में, क्योंकि असेट उसकी नहीं है तो वो लेसर को कुछ पैसे दे देगा। तो दो ही पार्टी है, लेसर एंड लेसी। अब आइए सेकेंड पैरा में डिस्कशन का एजेंडा है टाइप्स ऑफ लीजेस। लीज दो तरह का होता है, एक का नाम है फिनांस लीज, एक का नाम है ऑपरेटिंग लीज। लेकिन ये जो लीज दो तरह का होता है दिस इज ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द लेसर। जब आप लेसर की बुक कीपिंग करोगे नेक्स्ट वाली क्लास में तब आपको डिस्कशन में जरूरत पड़ेगा कि फिनांस लीज क्या है, ऑपरेटिंग लीज क्या है। लेसी की बुक्स में फिनांस लीज ऑपरेटिंग लीज कुछ नहीं होता, लीज होता है। तो लेसी सिर्फ लीज समझता है, लेसर फिनांस लीज ऑपरेटिंग लीज सब करेगा, हम लोग पढ़ेंगे। ओके, अब लेसी की बुक्स के बारे में हम लोग आज डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। अभी बिफोर दैट मैं आपको एक लाइन बोल दूं कि अगर लीज पीरियड या लीज का टर्म 1 साल से कम है या 1 साल है, सिर्फ 1 ही साल लीज रेंट रहेगा, सिर्फ 1 ही साल के लिए लीज दिया गया है, तो आपको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड एस फॉलो करने का जरूरत नहीं है। जितना रेंट पेमेंट होगा उतना रेंट लेसी P&L में भेज देगा। हम लोग बोलते हैं शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम विच इज 1 ईयर और लेस, उसके लिए PVCV निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो PV तभी निकलेगा व्हेन लीज टर्म इज मोर देन 1 ईयर। सो स्टोरी आगे बढ़ता है कि लेसी अपनी बुक्स में लीज अकाउंटिंग को कैसे करेगा, उसके पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस का डिस्कशन यहां से स्टार्ट होता है। पहला आइडिया कि लेसी की तरफ से जो पेमेंट होने वाला है जिसको हम लोग लीज पेमेंट बोलते हैं, मान लो मंथली रेंटल वो देने वाला है या एनुअल रेंटल वो देने वाला है, तो उसका पहले अमाउंट पता कर लो, कब कब कौन सा कितना कितना पेमेंट होएगा, उसको लीज पेमेंट बोलेंगे। आप उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो डिस्काउंटिंग करके, PV निकालना। अभी मैं आपको डिस्काउंटिंग करके PV कैसे निकालते हैं वो नहीं सिखाएंगे, वो आप लोग फाउंडेशन इंटर सब जगह पे कई बार पढ़े होंगे। तो आप लीज पेमेंट का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, ठीक है, लीज पेमेंट का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो जो भी लेसी की तरफ से होने वाला है। अब प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आपको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिएगा, कोई भी एक रेट चाहिएगा। तो उस रेट के बारे में इंड एस 116 का बोलना है कि अगर, ध्यान से सुनना, अगर आपको इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द लीज या इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज मालूम है तब तो उसी रेट से डिस्काउंटिंग करना होगा। और अगर ये नहीं मालूम तो लेसी अगर नया लोन जो लेने जाएगा बाजार से लोन, उसको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा उसको इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट बोलते हैं, उस इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट से डिस्काउंटिंग कर सकते हो। तो आपको पहले क्वेश्चन में ये पता करना पड़ेगा कि क्या इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट, शॉर्ट में बोला मैं, इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर में। सर ये होता क्या है, ये आपको थोड़ी देर के बाद एक पूरे पैराग्राफ में हम बताएंगे, अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में तब तो उसको यूज करके लीज पेमेंट का डिस्काउंटिंग करके PV निकाल लो, और अगर नहीं दिया हुआ है तो लेसी का इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट रहेगा क्वेश्चन पेपर में, उससे यूज कर लो, उसको यूज करके डिस्काउंटिंग करके PV निकाल लो। पहला स्टेप यही है।
इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट तो समझ में आता ही है, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज मैं आपको थोड़ी देर के बाद समझा रहा हूं। निकल गया। अब जो भी पीवी निकला उस अमाउंट पे एक असेट लिख लो और एक लायबिलिटी लिख लो बुक्स में। असेट का नाम हम लोग देंगे ROU असेट, नाम ही है इसका राइट ऑफ यूज असेट, और लायबिलिटी का नाम हम लोग देंगे लीज लायबिलिटी। थोड़ी देर के बाद हम एक एग्जांपल के थ्रू से पूरा एक क्वेश्चन टाइप का सॉल्व करके आपको देंगे। एक असेट डेबिट कर लो, एक लायबिलिटी क्रेडिट कर दो सेम अमाउंट पे, और अमाउंट क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। और लीज पेमेंट क्या है? जो लेसी लेसर को देने वाला है। और प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे कैसे? आंसर इज डिस्काउंटिंग करके। और रेट कौन सा लेंगे? आंसर इज इंप्लिसिट इंटरेस्ट रेट इन द लीज अगर दिया है तो वो, नहीं तो इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट ऑफ द लेसी। और नहीं बोलूंगा दोबारा, हो गया। अब ये जो लीज लायबिलिटी बुक्स में आया, इस लीज लायबिलिटी को लोन की तरह अमोटाइज्ड कॉस्ट पे मेजर करोगे एज पर इंड AS 109। सर कैसे आप बताएंगे हम लोगों को? जरूर बताऊंगा बेटा अभी थोड़ी देर के बाद। तो वो समझ लो लोन का, जैसे लोन अकाउंटिंग का लोन रीपेमेंट नहीं होता है क्या, उस तरह से लोन की तरह आप इसको रिकॉर्ड करोगे, लोन लायबिलिटी की तरह। तो लोन लायबिलिटी जितना भी होता है ना बेटा, वो फिनेंशियल लायबिलिटी होता है, और इंड AS 109 में उसको अमोटाइज्ड कॉस्ट पे मेजर किया जाता है। तो वो जब आप इंड AS 109 पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा, और नहीं तो इस चैप्टर में भी हम आपको समझाएंगे। अब आया राइट ऑफ यूज असेट का क्या करना है? तो द आंसर इज नॉर्मली जैसे इंड AS 16 में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का अकाउंटिंग होता है ना, जैसे डिप्रिसिएशन वगैरह करते हो, कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल होता है, वैसे ही प्रॉपर इंड AS 16 के हिसाब से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का जैसे अकाउंटिंग होता है, इसका भी ROU असेट को भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट समझ लो और उसके बाद डिप्रिसिएशन कर दो। तो कहने का मतलब क्या हुआ बेटा कि खाली जो लीज लायबिलिटी का डिटर्मिनेशन था वही इंड AS 1116 आपको पढ़ा रहा है, 116, कि लीज लायबिलिटी कितना होगा और ROU असेट कितना होगा, सिर्फ वही इंड AS 116 आपको बता रहा है। एक बार ये अमाउंट निकल गया, बुक्स में लिख लिए, तो ROU असेट के लिए इंड AS 16 विल बी रेलेवेंट, लीज लायबिलिटी के लिए इंड AS 109 विल बी रेलेवेंट। तो इस इंड AS को जब पढ़ोगे तो आपको इंड AS 16 और इंड AS 109 भी यूज करना पड़ेगा। आगे प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूटेशन का बात मैंने बोला कि वी विल यूज इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इफ इट इज रेडीली अवेलेबल, अदरवाइज इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। ये लाइन भी मैंने लिखा कि इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट, क्योंकि वो लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्यूट होता है। और कैसे कंप्यूट होता है मैं थोड़ी देर के बाद आपको बता रहा हूं। वो लेसर डिटेल देगा तब जाके पॉसिबल, अदरवाइज नहीं होगा। नहीं होगा मीन्स नहीं होगा, ठीक है? क्यों नहीं होगा? जब वहां मैं कैलकुलेट करना सिखाऊंगा तब आपको बताऊंगा। तो उस केस में आप आराम से हमारा जो इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट है उसको यूज कर लेना भाई। अब आता है बैलेंस शीट में ROU असेट को कहां दिखाएंगे? आंसर इज जहां पे नॉर्मल असेट दिखती है ना, जैसे आपका अपना बिल्डिंग जहां पे दिखेगा ना, वहीं पे आप ये ROU बिल्डिंग भी दिखा देना। और नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, जब आप नोट्स ऑन अकाउंट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का नोट्स बनाते हो तो पहले सारा ओन्ड असेट, उसके बाद लीज्ड असेट। ओन्ड असेट बिल्डिंग प्लांट मशीन इक्विपमेंट, लीज्ड असेट बिल्डिंग प्लांट मशीन इक्विपमेंट, वैसे करके दिखा सकते हो। और नहीं तो सीधा बिल्डिंग ओन्ड बिल्डिंग ROU, मशीनरी ओन्ड मशीनरी ROU, ऐसे करके भी दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सर लीज लायबिलिटी को बैलेंस शीट में कहां दिखाएंगे? आंसर इज लायबिलिटी साइड में। मेजॉरिटी में लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होता है, ये कई साल के तक पेमेंट होता है, लॉन्ग टर्म होता है। तो जो बोरोइंग होता है ना फिनेंशियल लायबिलिटी में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के ठीक नीचे लीज लायबिलिटी। शेड्यूल 3 कहता है कि बोरोइंग के नीचे लीज लायबिलिटी दिखा देना। इंड AS 116 तो बोलता है आप अदर लायबिलिटी के अंदर भी दिखा सकते हो और अलग से भी दिखा सकते हो, लेकिन जब शेड्यूल 3 क्लियर कट बोलता है कि बोरोइंग के नीचे दिखाना है तो काम खत्म ना जी। जहां बोरोइंग लिखते हैं हम लोग बैलेंस शीट में, उसके नीचे लीज लायबिलिटी लिख देंगे। आगे सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे? तो याद रखना कि इंटरेस्ट का कंप्यूटेशन होगा क्योंकि लीज लायबिलिटी है, थोड़ी देर के बाद मैं आपको दिखाने वाला हूं। एंड डेप्रीसिएशन का कंप्यूटेशन होगा क्योंकि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। इंटरेस्ट जितना कंप्यूट होगा वो फिनांस कॉस्ट बन करके P&L में चला जाएगा, और डेप्रीसिएशन जितना कंप्यूट होगा वो डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन बोल करके P&L में चला जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस में यही प्रेजेंटेशन है।
बैलेंस शीट में मैंने आपको बता दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रेजेंटेशन बता दिया। अब आया सर कैश फ्लो में कैसे दिखाएंगे? तो जितना भी लीज रेंट का पेमेंट हो रहा है, जो एनुअल हम पेमेंट कर रहे हैं, उसको फिनांस एक्टिविटी का पेमेंट दिखला देना। सर क्यों? क्योंकि लोन की तरह ट्रीट हो रहा है, आप लोन रीपेमेंट कर रहे हो ऐसा माना जा रहा है, इसलिए जो भी रेंट पेमेंट होगा उसको फिनांसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो बना देना ना। ये जितना डिस्कशन मैंने आपके साथ किया, आइए मैं उसका बेसिक जर्नल एंट्री आपको दिखाता हूं। सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट निकालेंगे। प्लीज ये डिस्कशन कंप्लीट नहीं हुआ है, बिगिनिंग हुआ है। निकाल लिए, मान लो 4 लाख रुपया आया। 4 लाख रुपया में आरओयू असेट लिख लो, लीज लाइबिलिटी लिख लो। फिर इस 4 लाख का डिप्रीसिएशन कैलकुलेट करो, जैसा इंडेस 16 में बोला हुआ है। इंडेस 116 एक बार भी आपको नहीं बोलेगा डिप्रीसिएशन ऐसे कंप्यूट करना है। तो डिप्रीसिएशन निकाल के डिप्रीसिएशन टू असेट या डिप्रीसिएशन टू प्रोविजन फॉर डिप्रीसिएशन लिख दो, ये डिप्रीसिएशन पीएनएल में चला जाएगा। फिर इंटरेस्ट निकालो, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी। सर रेट कौन सा लेना है? वही वाला रेट लेना है जिससे आप ये प्रेजेंट वैल्यू निकाले थे, जिस रेट को यूज करके। और फिर जितना पेमेंट करोगे लीज लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा, और ये इंटरेस्ट पीएनएल में जाएगा, ये डिप्रीसिएशन पीएनएल में जाएगा। इंटरेस्ट फिनांस कॉस्ट है, डिप्रीसिएशन तो डिप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन है। ओके, अब आइए मैं अगले पैराग्राफ में चलता हूं जिसका नाम है इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज। मैंने बोला था ना कि आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट जब तक नहीं निकलेगा तब तक आप अकाउंटिंग की शुरुआत भी नहीं कर सकते। आरओयू असेट और लीज लाइबिलिटी पहली बार लिखा ही जाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट पे, और इसको निकालने के लिए इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज का जरूरत पड़ता है। अवेलेबल नहीं होगा तो इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट यूज करेंगे, 5 बार बोल दिए। और नहीं सर ये होता क्या इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज? सिंपल, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से निकलता है। 2, लेसर का असेट का जितना फेयर वैल्यू है आज के दिन, जो असेट हम लोग को भाड़े पे दे रहा है, प्लस लेसर का जितना इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट लग रहा है लीज में। मान लो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट कुछ भी नहीं लग रहा है, तो लेसर का जितना फेयर वैल्यू ऑफ द असेट है, इसको एक साइड में रख लो कि भाई ये लेसर का एक तरह से इन्वेस्टमेंट है। 2, लेसर को जितना पैसा लेसी से मिलने वाला है लीज रेंट के फॉर्म में, और असेट का जितना स्क्रैप है, लीज पीरियड खत्म होने के बाद असेट का जितना स्क्रैप है, ये लेसर का इनफ्लो समझ लो। इनफ्लो और आउटफ्लो टेबल पे रख लो, और दोनों के बीच का, इनफ्लो आउटफ्लो के बीच का इंटरेस्ट रेट पता कर लो। दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज। अगर प्लेन टर्म्स में बोले तो देखो यहां मैंने लिखा है, दिस इज अ रेट कंप्यूटेड फ्रॉम लेसर्स पॉइंट ऑफ व्यू, सो डेटा कैन ओनली बी अवेलेबल विद द लेसर। वी नीड टू फाइंड द फॉलोइंग 4 इंफॉर्मेशन: लीज रेंट जो लेसर को देने वाला है, रेसिजुअल वैल्यू लीज पीरियड खत्म होने के बाद जो लेसर को रेसिजुअल वैल्यू स्क्रैप मिलने वाला है, फेयर वैल्यू ऑफ द असेट आज के दिन असेट का मार्केट प्राइस क्या है, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट लीज के लिए कितना उसका खर्चा लग रहा है आज। अगर ये 0 है, ज्यादातर क्वेश्चन में ये 0 रहता है, तो फिर ये 3 से काम हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसमें लेसर का आउटफ्लो कौन सा है, इनफ्लो कौन सा है, क्या मानेंगे? इसको मान लो आउटफ्लो और इन दोनों को मान लो इनफ्लो। ये लेसर को मिलने वाला है, ये भी लेसर को मिलने वाला है, और ये लेसर का लगा है पैसा असेट खरीदने में, समझ लो। एक्चुअल कॉस्ट नहीं देखा जाएगा, फेयर वैल्यू देखा जाएगा। ठीक है सर, करना क्या है? Implicit interest rate is that interest rate at which the present value of lease rent and residual value, सारे inflow का present value, जिस rate से will be equal to the total fair value of the total fair value and the initial direct cost, we call that interest as the interest rate implicit in the lease. सारे inflow का जिस rate से present value, inflow lease rent और scrap, इन दोनों का PV जिस rate से असेट के फेयर वैल्यू और इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट के टोटल के साथ इक्वल हो जाएगा, उसको इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज बोलेंगे। प्लेन टेक्स्ट में बोलें तो लेसर अपने इन्वेस्टमेंट पे जो कमाई परसेंटेज में एक्सपेक्ट करता है वो इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज है। लेसर अपने इन्वेस्टमेंट पे, एक्चुअल कॉस्ट वाइज इन्वेस्टमेंट नहीं, फेयर वैल्यू वाइज आज के दिन के वजह, लेसर अपने इन्वेस्टमेंट पे जितना परसेंटेज रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज। आगे सर निकलता कैसे है ये?
तो आपने 50 बार इंटरमीडिएट में, फाउंडेशन में, हायर परचेज की क्लासेस में हर जगह पे निकाला है। एफएम में आईआरआर का कॉन्सेप्ट है ना, वो है। तो इट इज कंप्यूटेड एज इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का कॉन्सेप्ट इंड AS 109 में भी आपको सिखाया जाएगा, जिसमें ट्रायल एंड एरर अप्रोच और इंटरपोलेशन हम लोग यूज करते हैं। एक एग्जांपल मैं देता हूं, आप थोड़ा रिवाइज कर लो, आपको तुरंत याद आ जाएगा। देखो, ए लिमिटेड ने एक असेट बी को दिया, 4 साल का लीज था। असेट का फेयर वैल्यू 6 लाख है, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट 50,000 है, मतलब लेसर का इन्वेस्टमेंट 6,50,000। लीज रेंट 1,90,000 है, ईयर एंड में पेमेंट होगा 4 बार, यानी 190 इंटू 4 7,60,000 मिलेगा, और प्लस लास्ट में असेट का स्क्रैप 60,000 मिलेगा। तो टोटल इनफ्लो उसको मिलने वाला है 8,20,000 एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। तो अगर 650 लगा करके लेसर को 820 मिलने वाला है, तो कुछ तो परसेंटेज रिटर्न है ना दोनों के बीच में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाल दो, फट से आईआरआर निकल के आ जाएगा, टाइमिंग के हिसाब से डाल दोगे तो। एग्जाम में हमको कंप्यूट करना पड़ सकता है, आईआरआर का कॉन्सेप्ट आपको मालूम होगा, फिर भी हम एक बार करके दिखा देते हैं। तो ये 190 4 साल और ये 60,000 4 साल के एंड पे मिलने वाला इनफ्लो, और 650 इज दी आउटफ्लो। हम लोग ट्रायल एंड एरर लेंगे। मैं हमेशा पहला ट्रायल 10% का लेता हूं, तो 10% के हिसाब से 190 का पीवी निकाला, सेकेंड वाले 190 का पीवी, थर्ड वाले का, और फोर्थ में मैंने 2,50,000 ले लिया। अब आप बोलेंगे सर इसमें सीधा पीवी आईएफए यूज कर लेते ना, एन्युटी फैक्टर। आंसर इज अगले एग्जांपल में कर लेंगे, डोंट वरी। 1,90,000 तो 4 साल तक पेमेंट हो रहा है, तो 4 बार इस तरह से क्यों कर रहे हैं? 190 को पीवीआईएफए से इंटू कर दीजिए एन्युटी फैक्टर से, तो वो हम करेंगे अगले एग्जांपल में। ये देखो मैंने लिखा भी है। तो पीवी निकाला ना बेटा 10% के हिसाब से, तो 643,255 आया। मेरे को 6,50,000 चाहिए, तो क्योंकि मेरे को आंसर इससे बड़ा चाहिए, 643 से बड़ा आंसर चाहिए, तो मेरे को ट्रायल 10% से कम लेना पड़ेगा। आपको मालूम है ये सब चीज, नहीं मालूम तो थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरा नेक्स्ट ट्रायल मैंने लिया 9% पे, और देखो 9% जब मैंने लिया तो मैं वापस से इस तरह से नहीं बना करके शॉर्टकट बनाया कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 1,90,000 इंटू एनवीटी फैक्टर फॉर 4 ईयर्स, 60,000 इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर 4 ईयर्स। पीवी निकाला तो 658 आ गया। तो 9% पे मेरा आंसर आया 658,047। 10% पे मेरा आंसर आया 643,255। मेरे को 6,50,000 चाहिए, तो आंसर 9 और 10 के बीच में रहेगा। तो हमने इंटरपोलेशन यूज किया, 9 प्लस 658,047 माइनस, ये जानते होंगे आप लोग, माइनस 6,50,000। नहीं जानते होंगे तो अभी देख लो, माइनस 6 डिवाइडेड बाई 658 माइनस 643 इंटू 10 माइनस 9। तो मेरा फाइनली इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बोल दो या इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज बोल दो, 9.544% आया। ये है इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज, जिसका डिटेल सिर्फ लेसर के पास होता है, क्योंकि असेट का फेयर वैल्यू लेसर का जिम्मेदारी है, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट लेसर लगा रहा है, स्क्रैप वैल्यू असेट लेसर का है, वो जानेगा कितना में स्क्रैप मिलेगा। तो इसमें लेसी के पास ये डेटा रहेगा ही नहीं बेटा, तो आपको इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज क्वेश्चन पेपर देगा ही नहीं। दे दिया तो आपका तकदीर अच्छा है, तो नहीं देगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेसी का इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट तो आपको मिल जाएगा, यार क्या प्रॉब्लम है। तो ये 9.544% कर निकालने का एक दूसरा तरीका, अगर मैं 10 से स्टार्ट करूं तो 10 माइनस करना पड़ता है, 9 से स्टार्ट, क्योंकि 9 और 10 के बीच में इंटरेस्ट रेट था ना, तो 9 से स्टार्ट करते हैं तो 9 प्लस लेना पड़ता है, और 10 से स्टार्ट करते हैं तो 10 माइनस करना पड़ता है। बट एनीवे, ये आप लोग जानते हो कि कैसे निकाला जाता है, एफएम में भी इंटरमीडिएट में पढ़ाया जाता है। अब आइए थोड़ा सा रेसिजुअल वैल्यू के बारे में बात करते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया स्क्रैप वैल्यू 60,000 था एग्जाम्पल में। अब इसमें कई बार क्या होता है ना बेटा, कई बार क्या होता है कि लेसी बोलता है लेसर को, लेसी और लेसर बात कर रहा है, बोला सुनिए ना, अगर आप इस असेट को 4 साल के बाद बाजार में नहीं बेच पाते हैं अच्छा दाम में, तो मेरे पास आइएगा, हम आपको 20,000 रुपया दे देंगे, आप असेट हमको दे दीजिएगा। अगर लेसी ऐसा बात नहीं बोलता है तो मान लेना देयर इज 0 गारंटीड रेसिजुअल वैल्यू। पर अगर लेसी ऐसा बात बोलता है और एग्रीमेंट में ये बात लिखा रहता है, तो 20,000 इज गारंटीड रेसिजुअल वैल्यू, जो लेसर को मिलेगा ही मिलेगा। बट रेसिजुअल वैल्यू इज एनी केस 60,000, 20,000 इज व्हाट गारंटीड बाय द लेसी। तो हम लोग बोलेंगे देन 40,000 इज
अनगारंटीड रेसिजुअल वैल्यू। मतलब आपको बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ इंड AS 116 आपको रेसिजुअल वैल्यू को दो फाड़ करना होगा, दो पार्ट करना होगा, गारंटीड रेसिजुअल वैल्यू एंड अनगारंटीड रेसिजुअल वैल्यू। गारंटीड रेसिजुअल वैल्यू लेसी लेसर को जो गारंटी दे रहा है वो, और अनगारंटीड रेसिजुअल वैल्यू डिफरेंस बिटवीन रेसिजुअल वैल्यू एंड गारंटीड रेसिजुअल वैल्यू। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, GRV लेसर को लेसी ने गारंटी दिया प्लस UGRV अनगारंटीड रेसिजुअल वैल्यू इज इक्वल टू रेसिजुअल वैल्यू। इसमें कोई भी फिगर नेगेटिव नहीं होगा, ये याद रखिएगा, दोनों फिगर पॉजिटिव होना चाहिए, सारे तीनों फिगर, कोई भी नेगेटिव नहीं होगा। अब कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मान लीजिए रेसिजुअल वैल्यू 60,000 है, दोनों को लगता है 60,000 है, पर लेसी ने गारंटी दे दिया 65,000 का। अब प्रैक्टिकली देखो पॉसिबल तो नहीं है, हाइपोथेटिकली क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। अगर साला दोनों को लग रहा है कि 60,000 में एसेट 4 साल के बाद बिकेगा, तो वाई लेसी विल गिव ए गारंटी ऑफ 65? पागल है क्या वो? बट अगर क्वेश्चन में दे दिया 65 इज द गारंटीड रेसिजुअल वैल्यू एंड 60 इज द रेसिजुअल वैल्यू, देन व्हाट टू डू? देन टेक 65, टेक 65 एज द गारंटीड रेसिजुअल वैल्यू, UGRV को 0 ले लो और टोटल रेसिजुअल वैल्यू को फिर 65 ले लो, 60 इज इररिलेवेंट। बट ऐसा होता नहीं है, प्लीज डोंट वरी। मैं लिखता हूं, देखो मैंने क्या क्या लिखा और मेरे साथ साथ स्क्रीन को देखो। मैंने लिखा समटाइम्स लेसी gives a guarantee to the lessor that he will pay a fixed amount if the lessor is not able to realize the residual value from the market. In this case, the total residual value will be segregated in two parts, guaranteed and unguaranteed. If lessee doesn't give any guarantee, then entire residual value will be called unguaranteed residual value. Simple. This guaranteed residual, आप सुनना, ये जो guaranteed residual value है ना, जब आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट निकालोगे ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट लेसी की बुक्स में पहला एंट्री करने के लिए, तो जो लीज रेंट वो देने वाला है प्लस गारंटीड रेसिजुअल वैल्यू भी तो वो देने वाला है। सर कोई जरूरी थोड़ी है वो देगा, पर उसने तो कमिट किया है ना कि हाँ हम देंगे अगर वो मेरे पास लेसर आएगा तो दोनों को मिला करके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट निकलेगा। दिमाग में सेट कर लो, अगर क्वेश्चन में गारंटीड रेसिजुअल वैल्यू है तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट निकालते वक्त उसको पेमेंट में लेना है। लीज पेमेंट इंक्लूड्स लीज रेंट प्लस गारंटीड रेसिजुअल वैल्यू, दी एंड। मैंने लिखा दिस गारंटीड रेसिजुअल वैल्यू मस्ट बी इंक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग द लीज लायबिलिटी, दस लीज पेमेंट विल बी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसी। लीज पेमेंट मीन्स ये देखो, लीज रेंट प्लस गारंटीड रेसिजुअल वैल्यू। तो लेसी की बुक्स में गारंटीड रेसिजुअल वैल्यू हमेशा डिस्कशन का एजेंडा बनेगा। लेसर की बुक्स में GRV प्लस UGRV दोनों मिला दो विच बिकम्स रेसिजुअल वैल्यू, वो डिस्कशन का एजेंडा बनेगा। तो लेसी की बुक्स बनाते वक्त GRV इंपॉर्टेंट है, लेसर का बुक्स बनाते वक्त RV इंपॉर्टेंट है। RV इज द सम टोटल ऑफ GRV प्लस UGRV इफ डिटेल्स आर अवेलेबल। आगे मैंने लिखा इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट एंड अनगारंटीड रेसिजुअल वैल्यू, क्योंकि लीज पेमेंट में लीज रेंट और गारंटीड रेसिजुअल वैल्यू दोनों आ गया, और फिर मैंने UGRV भी बोल दिया, तो टोटल मिलाकर के लीज रेंट प्लस GRV प्लस UGRV, GRV UGRV को एक कर दो तो RV, तो लीज रेंट प्लस RV, और नहीं तो बोलो लीज पेमेंट प्लस UGRV इज इक्वल टू द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट प्लस इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। जो ऊपर में आपको इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज निकालना सिखाया, उसमें टोटल रेसिजुअल वैल्यू लेना है, याद रखना। छोटा सा एग्जांपल, अगर स्क्रैप 60,000 है, लेसी ने गारंटी दिया 34, नेचुरली UGRV इज 26। अगर स्क्रैप 60 है, लेसी ने GRV बोला 0, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमेशा 0 रहता है, देन UGRV इज 60। अगर स्क्रैप 60, GRV पूरा 60, देन UGRV इज 0। इंटरेस्टिंग बनता है, अगर स्क्रैप 60, GRV इज 65, देन UGRV तो पक्का 0 होगा, लेकिन स्क्रैप को भी फिर 65 ही लेना पड़ेगा। सो एक इंटरेस्टिंग सा डिस्कशन कंप्लीट हुआ। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। मैंने एक लाइन लिखा, वॉट एवर बी द केस,
lessee will always use his GRV while calculating the lease liability. सबसे पहला दिन जब आप लीज लाइबिलिटी निकालोगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी करोगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी मेरे मुंह से निकलता, लीज पेमेंट को हम लोग एमएलपी बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट करोगे, गारंटीड रेसिजुअल वैल्यू लेना ही लेना है, तो दैट इज लीज पेमेंट प्लस जीआरवी या लीज रेंट प्लस जीआरवी. एंड लेसर विल ऑलवेज यूज फुल स्क्रैप वैल्यू फॉर कैलकुलेटिंग हिज इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट. अब आइए थोड़ा सा डिस्कशन को और स्पाइसी और स्ट्रांग बनाते हैं कि और क्या क्या एलिमेंट होता है जो आरओयू असेट का पार्ट बनता है. सर आरओयू असेट का अमाउंट तो लीज लाइबिलिटी के बराबर होता है ना? यस. और सर लीज लाइबिलिटी तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट से निकलता है ना? यस. तो सर और क्या एजेंडा बच गया? सुनिए मैं बताता हूं. अगर लेसी का, लेसी अब लेसर भूल जाओ, अगर लेसी का कोई इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट लगा, कोई ब्रोकरेज दलाली कुछ भी लगा, तो वो आरओयू असेट का पार्ट बन जाएगा. हम लोग बोलते नहीं टिल द असेट इज रेडी टू बी पुट टू यूज, सारा खर्चा असेट का पार्ट बनता है. तो आरओयू असेट भी तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के जैसा ही असेट है ना बेटा. तो अगर कुछ खर्चा वर्चा लगा उसका तो वो कॉस्ट का पार्ट बना देना. सेकेंड डिस्कशन इज लीज इंसेंटिव. मान लो लेसर ने बोला लेसी को, ठीक है 1,90,000 तेरा लीज रेंट है और गारंटीड रेसिजुअल वैल्यू 0 है, तो आप 190 का प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे ना. मान लो 190 का प्रेजेंट वैल्यू आया से 6 लाख रुपया, उसी पुराने एग्जांपल को बोलता हूं. तो 6 लाख रुपए में असेट को लिखने वाला है. लेसर लेसी को बोला हम तुमको 20,000 रुपए इंसेंटिव देते हैं जस्ट बिकॉज यू केम टू मी, गिफ्ट. तो उसको लीज इंसेंटिव बोलते हैं. तो दैट लीज इंसेंटिव रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ द असेट provided lease incentive is paid at the beginning, at the inception. लेकिन अगर लीज इंसेंटिव बीच में कभी या बाद में कभी पेमेंट किया गया, तो मान लो जैसे 190 का 4 पेमेंट है और लेसर बोला कि लीज इंसेंटिव हम आपको थर्ड ईयर वाले पेमेंट में देंगे, माने थर्ड ईयर में मेरे को 190 नहीं देके 190 - 20 दे देना. तो फिर हम लोग जब लीज लाइबिलिटी का पीवी निकालेंगे ना, तो 190, 190, 170 और 190 करके निकाल लेंगे. मैं एग्जांपल में आपको दिखाता हूं तो ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा. बस ये ध्यान रखना कि लीज इंसेंटिव फ्रॉम लेसर टू लेसी रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ द आरओयू असेट, एंड इफ द इंसेंटिव इज पेड एट एनी अदर पॉइंट ऑफ टाइम, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट निकालते वक्त उस पेमेंट को उस पर्टिकुलर पीरियड के पेमेंट से माइनस कर देना. आइए दिखाता हूं एग्जांपल पहला वाला. ए लिमिटेड बी को लीज पे दिया, 3 साल का लीज था, रेंटल है 20, 40 और 70, पेएबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर, डिस्काउंटिंग रेट 10% है. लेसर ने एक इंसेंटिव दिया है 11,000 एट द बिगिनिंग. तो सर क्या करना है? कुछ नहीं, आप पहले 20,000, ये देखो 20, 40 और 70 का पीवी निकाल लो. पीवी निकला 1,03,832. ये आपका लीज लाइबिलिटी बन गया और आपका आरओयू असेट बन गया ये सेम अमाउंट से. फिर सर जो 11,000 रुपया मिलेगा वो उसका एंट्री मारो, कैश अकाउंट डेबिट टू आरओयू असेट. क्यों सर? उससे लीज लाइबिलिटी को कम नहीं करेंगे? नहीं, वो अलग से ये पैसा तो हम लोग लेसर को दे रहे हैं, ये 20, 40 और 70, और वो 11,000 हमको आज ही दे रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे. तो टू लीज लाइबिलिटी थोड़ी लिख देंगे यार, लाइबिलिटी थोड़ी बढ़ रहा, हमको असेट का वैल्यू गिर गया ना, मेरा असेट पे डिस्काउंट मिल गया एक तरह से. तो कैश अकाउंट डेबिट टू आरओयू असेट कर देंगे. देखो मैंने जर्नल में दिखाया, पहला एंट्री आरओयू असेट अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी, दूसरा एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू आरओयू असेट. अगर इंसेंटिव एट एनी अदर पॉइंट ऑफ टाइम पे मिलता है, कैलकुलेट द लीज लाइबिलिटी बाय रिड्यूसिंग द आउटफ्लो ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर बाय द अमाउंट ऑफ इंसेंटिव. सेम एग्जांपल अगर मैं लेता हूं और मान लो रिसीवेबल है 11,000 रुपया एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो फर्स्ट ईयर हम 20,000 देने वाले हैं, सेकेंड ईयर हमको 40 हम देंगे, 11 हमको लेसर दे देगा, तो 40 में 11 माइनस कर दो 29,000. थर्ड ईयर हम उसको 70,000 देने वाले हैं, पीवी निकाल लो 94741 आएगा. लिख दो आरओयू असेट अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी 94741. ऐसे होता है. सर आगे क्या करना है? बस आरओयू असेट का डिप्रिसिएशन करना है और लीज लाइबिलिटी का टेबल बनाना, अमोर्टाइजेशन टेबल.
5 कॉलम वाला आप सीखे होंगे पहले भी, हम 109 में 50 बार सिखाएंगे या सिखाए होंगे, और ये आज की क्लास में भी कराएंगे, माने इस चैप्टर में भी कराएंगे। सर और कुछ और आया डिस्कशन, डीकमीशनिंग एंड रेस्टोरेशन एंड डिसमेंटलिंग लायबिलिटी। अगर इस असेट का कोई भी डीकमीशनिंग लायबिलिटी है तो इंड एस 16 याद होगा आपको। सर हम लोग पीवी निकालते हैं डीकमीशनिंग लायबिलिटी का, और अलग से एक प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं और असेट का दाम बढ़ा देते हैं। हाँ, तो वो काम इस वाली असेट के लिए करना प्लीज बच्चा। लीज असेट और ओन्ड असेट की अकाउंटिंग प्रोसेस में कोई फर्क नहीं है। ओन्ड असेट का अमाउंट ऑफ पेमेंट आपको पहले दिन से मालूम रहता है, लीज पेमेंट में क्योंकि आप धीरे धीरे पेमेंट करते हो तो पीवी निकाल के लाना पड़ता है। अदरवाइज अकाउंटिंग प्रोसेस दोनों का 100% सेम है। सर अगर कोई लीज इंप्रूवमेंट हुआ तो एम छूट गया, अगर कोई लीज इंप्रूवमेंट हुआ तो कैपिटल कॉस्ट है, एसेट में ऐड कर दो, प्रोवाइडेड वो इंप्रूवमेंट है और उसके कारण फ्यूचर बेनिफिट लेसी को मिलने वाला है। तो जो फर्दर फ्यूचर, जिसको हम लोग सब क्या बोलते थे, फर्दर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इन दी कैपिटल असेट, अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो उसको आरओयू असेट का पार्ट बना दो और बैलेंस शीट में असेट को बढ़ा करके दिखा दो। ये बेसिक डिस्कशन पूरे 6 पैराग्राफ का मैंने आपके साथ लीज अकाउंटिंग में लेसी की बुक्स में किया। फर्दर डिस्कशन मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अभी तक का कहानी। चल, थैंक यू वेरी मच।